गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट नंबर 2 इसकी स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अब आप लोग दोस्तों बताइएगा कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया सकते हैं किसके द्वारा? पार्लियामेंट। और आपको मालूम है कि संसद का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये पार्लियामेंट का जो निर्माण होता है, ये है आपको मालूम है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात आपको मालूम है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के पार्लियामेंट का निर्माण होता है। ये जो है महाभियोग प्रक्रिया की अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो संसद द्वारा। इन केस अगली अगर बात करेंगे तो दोस्तों यह है आपको मालूम होना चाहिए कि एक सदन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एक सदन आरोप साबित कर सकता है। तो आपको मालूम चाहे लोकसभा जो है आरोप साबित करे तो नेक्स्ट राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन करे। इस बीच दौरान इनको कितने दिन का समय मिलेगा दोस्तों? 14 दिन का समय मिलेगा। कितने दिन का? 14 दिन। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन यही डायरेक्ट 14 दिन को लिख करके पूछेगा कि महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है दोस्तों? कितने दिन? 14 दिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से महाभियोग करने के लिए किसी अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद के दोनों सदन। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा? संसद के दोनों सदन की। नेक्स्ट है आपका, आप पढ़ेंगे आर्टिकल 61 61 महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया। अब दोस्तों ये महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है? और महाभियोग इंडिविजुअल, विशेषकर आपको मालूम प्रेसिडेंट के लिए, यदि प्रेसिडेंट उचित या सही ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो ऐसे मामले में इनके सदन का जो है, संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रक्रिया के तहत आरोप साबित कर सकता है। ऐसे आरोप साबित करने से आरोप साबित है, बट दूसरा सदन क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट, बट यहीं अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश, प्रेसिडेंट का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या अनिश्चित काल के लिए? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 महीने। कितने मंथ के लिए दोस्तों? 6 मंथ के लिए ये जो है रहता। हाँ, अनुमोदन मिलता जाए तो बढ़ सकता, बट अदरवाइज ये राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस है, अब आप समझ लेते कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस होते हैं, प्रेसिडेंट के जो दोस्तों ऑर्डिनेंस होते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो पावर है अनुच्छेद 123 के तहत। ये किसको है? प्रेसिडेंट को है। बट अगर आपसे पूछे कि गवर्नर को अर्थात राज्यपाल को, तो ये आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की पावर है। क्लियर? अध्यादेश किन सरकमस्टांसेस में लागू होगा? ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये किन सरकमस्टांसेस में लागू हुआ? जब सदन में दोनों सदन अनुपस्थित हो और चाहे एक सदन हो, और ऐसे में तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो। तत्काल, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी। ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपने विवेकाधीन पावर का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस ला सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या जितनी बार चाहे? तो राइट आंसर जितनी बार चाहे। क्लियर? जब आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र,
तो कौन से राष्ट्रपति भारत के हैं जो 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं, 2 बार निर्वाचित हुए हैं? कमेंट करके जो आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन से प्रेसिडेंट 2 बार निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? किस अनुच्छेद के तहत? फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 364 या 352? तो राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 360। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लागू हुआ? वित्तीय आपातकाल भारत में दोस्तों कितनी बार लागू हुआ? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स के इमरजेंसी का प्रावधान? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के इमरजेंसी का प्रावधान है दोस्तों, वो भी आप जान लें। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, यानी 352, 56 और 60। अब 352 में क्या है ये भी जान लेना जरूरी है। यहाँ है नेशनल इमरजेंसी, दोस्तों क्या है? नेशनल इमरजेंसी। यहाँ है 356 स्टेट इमरजेंसी, अर्थात जिसे आप राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। और 360 में है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी? फाइनल। यह 3 प्रकार की इमरजेंसी का उल्लेख है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, गतिरोध की संयुक्त स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है जब पढ़ेंगे आर्टिकल 108, 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति, बट अध्यक्षता की बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और आर्टिकल की बात करेंगे 108। तीन के तीनों मोस्ट बड़े क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? देखिए वहाँ का क्वेश्चन अलग था, यहाँ के क्वेश्चन के पूछने का अलग है। वहाँ यह था अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपको मालूम है कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बट यहाँ क्वेश्चन चेंज है, तो यहाँ ये आंसर सही ना हो करके यहाँ कौन बुला सकता है, तो गतिरोध की स्थिति में बुलाएगा प्रेसिडेंट। कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। और उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 108। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से या फ्रांस से? अर्थात जो ये महाभियोग प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये महाभियोग प्रक्रिया 2 देशों के पास है, यूएसए और इंडिया, यूएसए और इंडिया। अर्थात ये महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? यूएसए से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेते हैं? दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य या विधानसभा के नामांकित? दोस्तों अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ए, बी और सी यही तीनों हैं, और विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य ये नहीं होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य प्लस विधानसभा के चुने हुए सदस्य प्लस दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये सब मिलकर के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। अब आपको मालूम कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को आयु कितनी पूरी कर लेनी चाहिए? तो आपको मालूम है कि मत देने के लिए दोस्तों 18 वर्ष, मत देने के लिए 18 वर्ष, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मत देने के लिए 18 वर्ष, और चुनाव के लिए प्रधानी वगैरह इलेक्शन के लिए आपको मालूम है 21 वर्ष। और वहीं दोस्तों जब हम बात करेंगे लोकसभा की, आपको मालूम है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए दोस्तों तो आपको मालूम है कि 30 वर्ष। बट यहीं लिख करके पूछेगा प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 वर्ष, और गवर्नर के लिए भी लिख करके पूछेगा दोस्तों कितना वर्ष? 35 वर्ष। बट यहीं अगर प्राइम मिनिस्टर लिख करके पूछेगा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एज क्या होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति सौंपेगा, यानी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट इसको प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी। अभी मैंने डिवाइडेशन करके आपको बताया है, अनुच्छेद 352, 356, 360 या 361। अब आपको मालूम 3 प्रकार की इमरजेंसी का उल्लेख है, 352, 356 और 360। यहाँ कह रहा नेशनल इमरजेंसी, राइट आंसर दोस्तों जाएगा अनुच्छेद 352। जब स्टेट इमरजेंसी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 356, और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे दोस्तों 360। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनके बहुत सारे थाट्स हैं, उनको ज़रूर आप लोग पढ़ें, उनका अनुसरण करें और उस पर अमल करें। इन्होंने बहुत अच्छे थाट दिए हैं। इनके थाट वगैरह के बारे में किसी दिन हम आप लोगों को बताएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी वगैरह के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक स्टेटमेंट है कि जहाँ तक आपकी दृष्टि पहुँच रही है, पहले उतने कदम चलें, अगला ऑटोमेटिक दिख जाएगा। बट हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वो टारगेट चूज करना चाहते हैं, यानी जहाँ तक आपकी दृष्टि पहुँच रही पहले उतने कदम चलें, अगला ऑटोमेटिक दिख जाएगा। इन्होंने कहा कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इट विल किल डिजीज, इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस दोस्तों आएगा कहाँ से? जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये हमारे अंदर की जो नकारात्मक सोच होती है उसको मार देता है, और यही एक सक्सेसफुल पर्सन का निर्माण करता है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स वगैरह हमारे पास हैं, किसी दिन आएंगे मोटिवेशनल स्पीच लेकर के, तो आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसे भारत में राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? निर्विरोध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या डॉक्टर संकल दरार। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका, और 2 बार की अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष? ना ही राष्ट्र ना ही शासना, लोकसभा का नहीं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों क्या होगा? वो वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये आप लोग क्वेश्चन है आपका। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? यह है आप लोगों का क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, कुछ ही लोग हैं, और इसमें से एक स्टूडेंट्स ऐसी हैं सोनिया सिंह, जो कि हर क्वेश्चन पे कोशिश करती हैं कमेंट करने का। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी देती हैं साथ साथ में जो है। और जो भी लोग हैं उनसे भी है कि विशेषकर क्वेश्चन जो है कमेंट करके ज़रूर आंसर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। नेक्स्ट, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं में से वरिष्ठतम चीफ या राष्ट्रपति? आपको मालूम है तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो दोस्तों कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो प्रेसिडेंट होता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तीनों सेनाओं सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? यह आपका क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, अर्थात महान्यायवादी। आर्टिकल 76 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। और यदि दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया एडवोकेट जनरल, अगर आपको मालूम है कि अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें आर्टिकल 76 में उल्लेख है अटॉर्नी जनरल का, अब प्लस 89 अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको मालूम है टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 165। आर्टिकल 165 इसमें आपको एडवोकेट जनरल का उल्लेख मिल जाएगा। यानी अगर आप याद करके गए हैं अटॉर्नी जनरल, अगर आपसे वहाँ एडवोकेट जनरल पूछ लिया, कुछ नहीं करना, केवल प्लस 89 ऐड कर देना है। दोस्तों कितना ऐड करोगे? 89। आर्टिकल 165 में देखोगे हूबहू एडवोकेट जनरल।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति जो है करते हैं राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। इनमें से एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह भी जानना जरूरी है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में उल्लेख है। कितने में? 280। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो विशेषकर ध्यान देना कि आप लोगों से पूछेगा वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 280। कितने मेंबर? 5। और कितने वर्ष के लिए? 5। और कौन करेगा? राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष। तो लिख करके पूछेगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। यह है आपका क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और 14वें तो आपको मालूम होगा वाई.वी. रेड्डी साहब है। वाई.वी. रेड्डी साहब है। तो पहले और लास्ट आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उसे किसे संबोधित करेगा? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को या उपाध्यक्ष? तो राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? उपाध्यक्ष को। किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नॉमिनेट किया जा सकता है? 2, 12, 15 या 20? तो राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? 12। यही नंबर काउंट करके जाना। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं? कितने? 12। और 12 को कितने सेक्टर्स में? दोस्तों कितने सेक्टर में? 4। अब ये 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? साहित्य, समाज, नेक्स्ट है आपका विज्ञान, और नेक्स्ट है दोस्तों कला। इनकेस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर जी को किस क्षेत्र में चुना गया, तो ये कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नियुक्त किया गया है, नेक्स्ट, या नॉमिनेट किया गया। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। बट अगर लिख करके पूछेगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। बट इनके सदस्यों का कितना होगा? 6 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संसद। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। नेक्स्ट, भारत का उस उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष, 35 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे प्रेसिडेंट की बात करें, गवर्नर की बात करें, सबकी एज दोस्तों कितनी हो जाएगी? 35 ईयर। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री? तो राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार एग्जीक्यूटिव पावर जो है किस में निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। अगर हम गवर्नर की बात करें, राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति दोस्तों किसमें? राज्यपाल में। लेकिन अगर लिख करके पूछेगा संघ का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख, वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है दोस्तों? तो ये होती है प्राइम मिनिस्टर में। किसमें होती है? प्राइम मिनिस्टर में। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि अगर आप लोग के लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो तो कोशिश करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद करें और लोगों से कराएं। जितने जल्दी से जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर कर ले जाएंगे, उस वीडियो जो है लाइव स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। लग करके प्रैक्टिस करेंगे। आज तो अभी जो है मैंने बीएड वगैरह का पेपर देखा नहीं, बीएड से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के कल आएंगे और आप लोग विशेष करके फोकस करिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं। इन क्वेश्चनों की सीरीज को ला करके आप अपर लेवल यानी आप वनडे से लेकर के आप पीसीएस तक किसी भी एग्जाम्स वगैरह देखेंगे, एसएससी सीजीएल वगैरह जो भी चीज़ें हुई वहाँ ये बेहतर क्वेश्चन रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।